तो हेलो मेरे प्यारे भाइयों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम आप लोगों के लिए लेके आ गए हैं 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेशन। बहुत ही धांसू क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछा ही जाएगा। मतलब देख लो, मतलब सीधा सा समझ लो कि एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ वाला ही प्रिंट हुआ है, जस्ट सेम टू सेम। अगर प्यारे भाई चैनल पे आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को दबा लेना और 4-5 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो चलिए आइए बिना समय को वेस्ट किए हुए आज के अपने 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सेशन को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही कम समय में कोशिश करेंगे कि सारा क्वेश्चन खत्म हो। ठीक है, देखो सबसे पहला क्वेश्चन है, √3 एक कैसी संख्या है? दुनिया को पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, आप लोगों को भी पता होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है थोड़ा सा समझने लायक, दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है? दो को लगातार वाला सम संख्या ले लो। दो लगातार सम संख्या कौन कौन सा होगा? जैसे मान लीजिए 2 है और फिर 4 है, इस दोनों का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा? इस दोनों का एचसीएफ 2 आएगा। ठीक है, जैसे देख लो कोई भी लगातार वाला संख्या, जैसे सम संख्या 10 है 12 है, अगर इस दोनों का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है? दोनों में कॉमन, 2 गुना 5 हो जाएगा। 12 का गुणनखंड करोगे तो कितना हो जाएगा? 12 का गुणनखंड कहाँ गया मन? 12 का गुणनखंड हो जाएगा 2 तिया 6, सॉरी 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। कॉमन दोनों में क्या है? केवल 2 ही है। तो दो लगातार सम संख्याओं का एचसीएफ कितना आएगा? 2 आएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दो लगातार सम संख्या है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला देखो, यदि p अभाज्य संख्या है तो √p क्या होगा? अभाज्य संख्या कहने का मतलब कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा दूसरे से ना कटे। मतलब कोई भी जो संख्या है दूसरे से भाग नहीं लगेगा, उसको अगर हम रूट के अंदर में दे देंगे, जैसे मान लो 23 है, 23 को अगर हम रूट के अंदर में दे दिए तो इसका वर्गमूल निकलेगा क्या? वर्गमूल निकलता कब है? जब उस संख्या को उसी संख्या से गुना करने पर बीच वाला चीज आ जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखे हम रूट के अंदर में 16, इसका मतलब है कि 4 गुना 4 बाहर, मतलब गुणनखंड होगा तो एगो 4 इसके बदले में बाहर निकलेगा। इसका मतलब ये कैसी संख्या है? ये परिमेय हो जाएगा। लेकिन रूट के अंदर से अगर कोई संख्या बाहर नहीं निकल रहा है तो वो कैसी होगी? अपरिमेय संख्या होगी। तो यहाँ पर अगर रूट के अंदर में कोई अभाज्य संख्या है तो वो अपरिमेय होगी। ठीक है, ज्यादा वक्त लग गया समझाने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में है? इसके लिए आपको क्या करना है? ठीक इस तरीके से और इस तरीके से बनाना है। एक्स एक्सिस पर क्या है? देखो प्लस वाला है, तो प्लस वाला इधर ही ना होगा। प्लस वाला किधर होगा? इधर। और फिर y का वैल्यू माइनस है तो y का वैल्यू माइनस नीचे। मतलब इस दोनों से कौन सा एरिया बन रहा है? ये वाला। और ये होता है चौथा चतुर्थांश। समझ गए? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, चौथा चतुर्थांश कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, घात 1 वाले बहुपद को क्या कहते हैं? बच्चे को पता है कि क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। रैखिक बहुपद इसका नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि 2 घात वाले बहुपद को द्विघाती कहते हैं, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघाती कहते हैं, 4 घात वाले को चतुष्घाती कहते हैं। तो वैसे ही 1 घात वाले को एक घाती कह सकते थे। तो देखो सबका ग्राफ जो है बनता है कुछ उल्टा फुल्टा। जैसे द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलय के आकार का यू शेप का बनता है, ऐसा। ठीक है, और या तो ऐसा बनता है। अगर x² का गुणक पॉजिटिव है तो ऊपर बनेगा, नेगेटिव है तो नीचे बनेगा। अब x³ का देखते हैं तो इस तरीके से भोला बाबा के डमरू की तरह बनता है। तो वैसे ही रैखिक बहुपद का जो ग्राफ होता है एकदम सरल रेखा बनता है, इसीलिए इसको रैखिक बहुपद नाम दिया गया। ठीक है, चलिए बस इसको ग्राफ के लेकर के इसको नाम दिया गया रैखिक बहुपद। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में कहता है x² - 2x - 3 के शून्यक क्या है? तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, और नहीं तो वैल्यू रख रख करके देखो। 8 को वैल्यू है, 8 को रख करके देखना पड़ेगा आपको। उससे अच्छा है कि आप निकाल लोगे। बहुपद क्या है? x² - 2x और -3 है। शून्यक निकालना है तो शून्य के बराबर करो। अब यहाँ पर देखिए गुणनखंड करेंगे तो 3 1 3 होगा। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, मतलब घटा करके हमको पुराना है 2। किसको? तो 3 और 1 को। तो x² अगर हम 3 में से 1 घटाएं, अगर हम 3 में से 1 घटाएं तो 2 पूरेगा, लेकिन हमको लाना कितना है? -2। तो हमको क्या करना होगा? 1 में से 3 घटाना होगा। तो हम क्या करते हैं? प्लस के x में से हम 3x घटा लेते हैं और फिर -3 इक्वल टू क्या हो जाएंगे? 0। इस दोनों में से और इस दोनों में से कॉमन लो। अगर हम इस दोनों में से कुछ कॉमन लेते हैं तो x × x + 1 बनेगा क्या? बनेगा सर। यहाँ दोनों में से -3 कॉमन लेंगे तो x + 1 बनेगा क्या? जी बिल्कुल बनेगा, इक्वल टू 0। अब दोनों में से गुणनखंड जो भी कॉमन फैक्टर है उसको लिखो बाहर, और जो बाहर वाला है उसको लिखो बाहर के अंदर। x - 3 = 0। क्या बोल दिए? बाहर, बाहर के अंदर। ठीक ही है। अब यहाँ से शून्य निकालेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगा? -1, और यहाँ से x का वैल्यू क्या निकल जाएगा? +3। बहुत अच्छा। देख लो 1 और -3 कौन सा ऑप्शन? -1 और 3 कौन सा है? -1 3 ये वाला है। ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। सब आंसर देखने में सेम ही लग रहा है कि जैसा, लेकिन थोड़ा सा बल बुद्धि का प्रयोग करना उसके बाद।
क्वेश्चन को टिक करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? इस क्वेश्चन को समझो, वृत्त का जीवा क्या होता है। देखो जैसे कोई भी कार्टून बनाते हो, ये बना दिए हम क्या चीज, आंख बना दिए, ये हम बना दिए क्या बना दिए, नाक बना दिए। अगर हमको इसका मुंह बनाना है तो ऐसे बनाएंगे ना, ये हो गया इसका जीव, हंस रहा है ये। तो ये जो जीव बनाने के लिए हमको किस चीज का यूज करना पड़ा, ये वाला, ये वृत्त है, इसको हम यहाँ से काटेंगे तो इसके नीचे वाला पार्ट जीव बनेगा, इसीलिए इसको नाम दे दिए जीवा। ठीक, तो इसमें जो है ये जीवा खींचेंगे, यहाँ खींचेंगे, यहाँ खींचेंगे, यहाँ खींचेंगे, तो सबसे बड़का वाला बीचे में ना खिंचाएगा, और बीच वाला जो सबसे बड़ा वाला होता है वो केंद्र से होकर के गुजरता है, और इसी को कहते हैं व्यास। तो सीधा हम समझ सकते हैं वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या है, व्यास। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्लीन किया हमने, सिलेक्ट किया, और फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 45 बीच वाला 1/√2, याद रख लेना, ये सब समय नहीं है अब ज्यादा। अगला क्वेश्चन देखिए, टेन थीटा का वैल्यू कितना है? √3 है। टेन थीटा का वैल्यू √3। आपको सीधे से ऑप्शन में ये सोचना है कि टेन थीटा है इधर, √3 है, √3 टेन में किसका मान होता है? तो 60 डिग्री का होता है, तो यहाँ पर ऑप्शन हम सिलेक्ट कर देंगे 60 डिग्री। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का मान है, क्या होता है वैल्यू इसका? तो फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, सर्वसमीका पढ़े हुए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। क्या, चलिए बताने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, बिंदु 4,3 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? इस क्वेश्चन को बनाने का शॉर्टकट तरीका, मूल बिंदु से दूरी निकालना, सीधे दोनों का x y का स्क्वायर करके रूट के अंदर में कर दो। 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, रूट अंडर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 25, वैल्यू कितना निकलेगा? 5। जो भी ऑप्शन है टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाएं संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। छठा चैप्टर में बस यही दो चीज पढ़ना है कि दो समरूप त्रिभुजों के लिए संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती, और बाकी के बाकी जो भी थ्योरम है उसको प्रूव करना है और फिर क्वेश्चन को बनाना है। इतना ही काम था, और कुछ काम क्या है जीवन में, बस यही तो करना है। अगला क्वेश्चन, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता बताना। सिक्का उछालेंगे, दो टोटल संभव परिणाम होगा। चित्त क्या होता है? क्या होता है? तो 1/2 हो जाएगा इसका आंसर, प्रायिकता। चलिए अगला क्वेश्चन, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। अगला क्वेश्चन, निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1, असंभव घटना की प्रायिकता 0। चलो अगला क्वेश्चन, गोले के आयतन का सूत्र है, गोले के आयतन का सूत्र है 4/3 πr³। ये ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, गोले के आयतन का यही है सूत्र। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, टिक कर लेना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। 17 नंबर क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके किसे ज्ञात करते हैं? पहला चैप्टर में सबसे पहले यही पढ़े थे कि HCF निकालते हैं, मॉस निकालते हैं, ठीक है। चलिए आगे, AP इसका सार्वंतर क्या है? सार्वंतर निकालना है, मतलब अंतर देखना है। अब देखो 4 से 10 तक जाने के लिए कितना का अंतर होगा? 6 का। 10 से 16 तक जाने के लिए 6 का, 16 से 22 तक जाने के लिए 6 का, आंसर भी 6 का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ABC AP में B का वैल्यू क्या होगा? अगर ABC AP में है, देखो इस क्वेश्चन को अगर आप बनाना चाहोगे ना तो ऐसे भी बना सकते हो, लेकिन एक बात देखो, अगर A B और C AP में है, इसका मतलब इसका अंतर समान है, समान अंतराल पे चल रहा है। A के बाद जितना बढ़ने पर B मिला, B के बाद उतना ही बढ़ने पर C भी मिलेगा। इसका मतलब सीधा सा बात हो गया, ये B जो है जस्ट A और C के बीच में होगा, और बीच वाला चीज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे लेते हैं। तो A+C/2 ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है ना, तो एक तो वैसे बना सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि अगर ये समांतर श्रेणी AP में है तो हम क्या कर सकते हैं? इसका अंतर B से A का अंतर C से B के अंतर के बराबर होगा कि नहीं होगा? मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि B - A इक्वल टू क्या है? C - B है। अब इस केस में अब B को उधर ले जाएंगे तो B दोनों जुड़ जाएगा, 2B हो जाएगा, और इधर A आएगा तो इधर C+A हो जाएगा। अगर हमको B का वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएंगे C+A और /2। तो दोनों तरीका से आप बना सकते हैं, या तो ये या तो ये, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। काफी, हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी पता नहीं आदत है, टाइम दे ही जाता है, ठीक है। सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं क्या चीज? समबाहु त्रिभुज, देखो हम छोटा भी बना सकते हैं समबाहु त्रिभुज, सभी भुजाएं बराबर, बड़ा भी बना सकते हैं। तो सर्वांगसम तो कभी जीवन में होगा नहीं, होगा तो होगा समरूप होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओ भाई साहब क्या हो रहा है ये। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक क्या होता है? एक्स अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका y का मान 0 होगा। क्या समझाएं अब? एक्स अक्ष पर y निर्देशांक 0 होता है, y अक्ष पर x निर्देशांक 0 होता है, याद रख लो। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन में कहता है बिंदु 2,3 4,1 के बीच की दूरी क्या है? दूरी निकालना है तो रूट के अंदर में से x वाला कोई सा में से कोई सा घटा लो, y वाला कोई सा में से भी कोई सा घटा लो। 4 में से 2 घटाओगे 2 होगा, 2 का स्क्वायर,
फिर 1 में से 3 घटाओगे -2 है इसका स्क्वायर, अगर माइनस से मतलब नहीं रखना है तो 3 में से 1 घटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे √4 + 4, मतलब ये आ गया √8। ऑप्शन कौन सा है, कोनो नहीं मिला। अब 8 को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर में 2 गुना 2 गुना 2, 2 को 2 के बदले में 1 को 2 बाहर निकल जाएगा, रूट के अंदर में कितना बच जाएगा 2। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन बहुत ही प्यारे तरीके से समझे होंगे। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1 + tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर ए के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात क्या होता है। वृत्त का परिधि क्या होता है बताओ प्यारे भाई, ये होता है 2πr, और वृत्त का व्यास क्या होता है, d होता है। और d को हम कह सकते हैं कि ये त्रिज्या का क्या होता है, दोगुना, त्रिज्या का दोगुना होता है, मतलब 2r होता है। तो 2 से 2 कट जाएगा, r से r कट जाएगा, नीचा में कुछ नहीं है, बट्टा 1 है, π/1, मतलब क्या हो जाएगा π/1। कौन सा ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट आंसर। ऐसे अगर परिधि और व्यास का अनुपात पूछेगा तो वैसे करेंगे, अगर परिधि और त्रिज्या का अनुपात पूछता तो नीचे r देते, π/2 होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में है, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, 180 डिग्री होता है, याद कर लो। बहुलक वह मान है जिसकी बारंबारता, बारंबारता मतलब जो बार बार कितनी बार आया, यही ना होता है बारंबारता, बारंबारता जो सबसे अधिक बार आया, तो सबसे अधिक बार, यही हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, संचयी बारंबारता वक्र को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगला है, असंभव घटना की प्रायिकता होती है 0, ये भी बहुत अच्छा। tan 90 डिग्री का मान अपरिभाषित या इनफाइनाइट कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1, चलो ये क्वेश्चन थोड़ा सा रुकने वाला है, रुक लेते हैं। क्या चीज है, सेक स्क्वायर 60 डिग्री। अगर आपको सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान चाहिए तो सेक किसका उल्टा है, पहले सो देखो, सेक उल्टा है किसका, कॉस का। अगर आपको कॉस 60 डिग्री का मान मालूम है तो सेक 60 के लिए पलट दो, और कॉस 60 का मान क्या होता है, जो साइन 30 का होता है, 1/2, और 1/2 होगा कॉस 60 का। कॉस 60 का अगर ये है तो 1/2 का उल्टा करोगे तो सेक 60 का मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर कर दो, माइनस में 1 कर दो, कितना हो जाएगा 4 -1 = 3। ऑप्शन कौन सा मैच किया, ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। चलो रुकने का फायदा यही है। अब चलते हैं इसके बाद अपने अगले क्वेश्चन पे। 2 चर वाले रैखिक समीकरण में ax + by + c = 0 का कितने हल संभव है। देखो इस तरह का अगर एगो समीकरण दिया हुआ है तो अनगिनत हल होगा। आप x का मान 1 रखेंगे तो y का भी कुछ मान निकलेगा, x का मान 2 रखेंगे फिर भी y का कुछ मान निकल करके आएगा। तो जितना मान रखोगे आप x का, या फिर जितना मान आप y का रखोगे उतना x और y का मान निकलते जाएगा। उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, घबराना नहीं है। इसके लिए कौन सा आंसर हो जाएगा, अनगिनत होगा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन, समीकरण x + y = 6 के हल पूर्णांकों में कितने संभव है। इसका भी अनगिनत होगा, क्या कि एक को समीकरण है ना, एक ही को समीकरण है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और एग्जाम में ऐसा ऑब्जेक्टिव आए तो फंसना नहीं है, अनंत होगा। जब एगो समीकरण दिया हुआ है तो एक से ज्यादा समीकरण है तो फिर एक हल या अनेक हल देखना पड़ेगा उसको। द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0, इसके मूल समान होंगे कब, तो मूल बराबर होते हैं तब जब b² - 4ac = 0 होता है। अगर छोटा हो गया 0 से तो हम कहेंगे कि मूल वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है। ठीक, और अगर बड़ा हो गया 0 से, ग्रेटर देन 0 है, तो हम कहेंगे कि वास्तविक है और अलग अलग है ना, वास्तविक और अलग अलग, भिन्न भिन्न कह सकते हैं, वास्तविक अलग। और इसमें क्या, जब 0 के बराबर है तो क्या होगा, मूल इसके समान होंगे। तो तीनों पॉइंट याद कर लो। क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि मूल अलग अलग कब होंगे और कब मूलों का अस्तित्व नहीं है, ये भी कह सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एपी के प्रथम पद ए और सर्वंतर डी है तो एनवा पद क्या होगा। ये भी तो डायरेक्ट सा फॉर्मूला है, एनवा पद का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट साइन 90 - थीटा, ये भी मालूम है आपको, कॉस थीटा। ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है, -3, -5 किस पाद में स्थित है, चतुर्थांश, वही हुआ। तो ये क्या हो जाएंगे इस तरीके से, जैसे देख लो, ये है इस तरीके का चीज। हमको देखना है x का वैल्यू माइनस, y का वैल्यू माइनस। x का वैल्यू माइनस किधर होगा, इधर, मार्कर का पेन, चलो ठीक है, x का वैल्यू माइनस उधर और y का वैल्यू माइनस इधर। तो अगर इस दोनों लाइन से देखा जाए कौन सा पार्ट बन रहा है, ये वाला, यही वाला बन रहा है ना, ये वाला। तो इसमें क्या होगा, ये तीसरा होगा, 1 2 3, तीसरा चतुर्थांश। तो कौन सा ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, उम्मीद है समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, दुनिया जानता है, 0 0, मूल बिंदु 0 0। चलिए अगला क्वेश्चन,
त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका आधार b और ऊंचाई h है, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, यही तो होता है ना, आधार गुना ऊंचाई। अब बताइए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है b, तो 1/2 लिखो गुना b लिखो और ऊंचाई कितना दिया हुआ है h लिखो, तो ये क्या हो जाएगा bh/2, चाहे 1/2 bh, ये ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज, चक्रीय चतुर्भुज जो होता है ना, किसको कहते हैं? चक्रीय चतुर्भुज उसी को कहते हैं जो एक वृत्त के अंदर में चारों शीर्ष इसके वृत्त के किसी परिधि पर रख दीजिए और बनाइए, यही ना होता है। और इसके सम्मुख कोण जो होते हैं सामने सामने वाला जोड़ने पर कितना पुरता है? 180 डिग्री पुरता है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक पासे को फेंकने पर 7 आने का प्रायिकता बताइए। अगर नहीं बन रहा है नहीं क्वेश्चन तो एक बार फेंक करके देख लो पासा को, फेंकोगे 7 कहीं आएगा जीवन में? कभी नहीं आएगा, ये असंभव है। तो इसका प्रायिकता क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक, जो क्वेश्चन नहीं समझ में आए ना तो करिए के देख लो। अगला क्वेश्चन है cos 60 डिग्री का मान क्या होगा? cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? तो वही होता है जो sin 30 का मान होता है। साइन क्वेश्चन दिख रहा है ना अच्छे से? हाँ, cos 60 का मान वही होता है जो sin 30 का होता है, और sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 1/2। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न। 2 sin a = 1 है तो a का मान हमें बताना है। 2 sin a = 1 है तो हम क्या लिख सकते हैं कि sin a का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 जो उधर गुना में है इधर आके क्या हो जाएगा? भाग में आ जाएगा। और जैसे ही भाग में आया तो हम कह सकते हैं कि sin a है, इधर कितना है? sin 30 डिग्री है, तो a का मान कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, समझदार विद्यार्थी समझते जा रहा होगा, कोई टेंशन नहीं है, टेंशन तो लेना ही नहीं जीवन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, cot 90 डिग्री। cot 90 डिग्री का वैल्यू वही होगा जो tan 0 का होगा, मतलब 0। अगला क्वेश्चन, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? बेलन का वक्र फॉर्मूला तो याद किए होंगे, क्वेश्चन भी बहुत सारा बनाया होगा, पाई r स्क्वायर h। चलिए अगला क्वेश्चन, शंकु का आयतन क्या होता है? अरे भाई साहब ये तो फॉर्मूले खाली पूछ रहा है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ठीक है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग है, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग है। देखो नहीं, अगर कम संख्या है ना, जोड़िए लो ना एक बार, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, चलो जोड़ लेते, 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 और +10। अच्छा एक काम ऐसा भी कर सकते हो, मतलब ये वाला फॉर्मूला AP वाला, जैसे यहाँ पर देख लो पहला पद कितना है? 1 है, और सर्वांतर भी कितना है? 1 है। nवां पद कितना है? 10। हमको कितना पदों का निकालना है? 10 पदों का निकालना है। तो Sn बराबर क्या हो जाएगा? n/2 × में हो जाएगा a + l, ये भी होगा ना। तो क्या हो जाएगा? n का मान कितना है? 10 गो है, 10 10/2 × 1 + कितना हो जाएगा? 10। 10 में 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 5, और गुना ये कितना हो जाएगा? 11, 11 5 कितना आएगा? 55। अब एक बार जोड़ करके भी देखोगे तब भी 55 आएगा। 10 9 19 8 27, 27 7 34 6 40 5 45 4 49, 49 3 52 तो 54 1 55 आ गया ना। बहुत अच्छा, जोड़ करके निकालना है, जोड़ करके निकाल लो, चाहे एपी से निकालना है तो एपी से भी निकाल लो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, टाइम को बिना वेस्ट किए हुए। माध्य माध्यिका और बहुलक में क्या होता है संबंध? पहला वाला, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस में 2 गुने माध्य। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 सिक्कों को उछालने पर दोनों पर शीर्ष आने की प्रायिकता ज्ञात करें। शीर्ष माने हेड, हेड माने भारत। ठीक है, भारत, अपना भारत। 2 सिक्कों को उछालने पर दोनों को शीर्ष आने की संभावना, अगर 2 सिक्कों को उछालेंगे तो या तो दोनों पर हेड आ सकता है, या तो एक पर हेड टेल आ सकता है, या तो पहला पर टेल दूसरा पर हेड आ सकता है, या तो दोनों पर टेल आ सकता है। 4 को संभावना है, टोटल 4 संभावना, तो नीचे हमने लिखा 4। क्या कह रहा है? दोनों शीर्ष पर हेड आने की प्रायिकता बताना ना, दोनों पर हेड आने का, तो दोनों पर हेड यही वाला ना ऑप्शन है, मतलब क्या हुआ? तो 1/4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालने पर उसके लाल होने की प्रायिकता क्या है? ताश की गड्डी में टोटल 2 तरह के पत्ते होते हैं, लाल और काला। 26 को लाल होता है, 26 को काला होता है। तो टोटल पत्ता कितना है अपने पास? 52 गो है, और उसमें लाल पत्ता क्या है? 26 गो है। अगर काटेंगे तो कितना होगा आंसर? 1/2 हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा, समझ गए होगे अच्छे तरीके से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1/2 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है, टिक कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, √2 एक कैसी संख्या है? √2 है एक अपरिमेय संख्या, ये हम नहीं कह रहे हैं। पाई है कैसी संख्या? पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। चलिए
निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? आ जाओ, देखो बहुपद को पहचानना है तो बस आपको ध्यान देना होगा x के पावर पे। x का पावर कभी माइनस नहीं होना चाहिए, x का पावर बट्टा नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? x का पावर होना चाहिए पूर्ण संख्या। मतलब x का पावर 0 चलेगा, x का पावर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 सब चलेगा, लेकिन बट्टा में नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 2 है ना, चलेगा, ये बहुपद है। हमसे पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, तो बस नहीं है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना एग्जाम में, ऑप्शन सब देखने में एक के जैसा लगेगा। और यहाँ देखो ये लिखा हुआ है x प्लस में 1/x, अगर ये x ऊपर जाए तो क्या बन जाएगा? x प्लस x इनवर्स, मतलब x का पावर -1 बन जाएगा। जैसे ही x का पावर माइनस में आया मतलब ये बहुपद नहीं है, तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? यही वाला जो बहुपद नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक घात वाला समीकरण क्या कहलाता है? एक घात वाला समीकरण कहलाएगा रैखिक। बहुत प्यारा, रिपीट हो गया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, एग्जाम में भी रिपीट हो जाता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना, अच्छे से पढ़ो। अब देखो अगला क्वेश्चन, साइन ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 3/5, तो हमें tan a का मान निकालना है। इसको शॉर्टकट में अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है तो कैसे बनाते हैं? अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन ए, इसका वैल्यू कितना है? 3/5 है। आपको पता है कि ये क्या होता है? लंब और बट्टा में कर्ण होता है ना। हमको tan a निकालना है, तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है लंब और बट्टा में आधार। देखो हालांकि हम लंब को l से कभी नहीं सूचित करेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, और आधार से एक और नहीं सूचित करेंगे, ये तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, हालांकि टेंशन नहीं लेना। लंब बट्टा आधार है, लंब तो हमें पता है, लंब का रेशियो कितना है? 3 है, तो लंब के जगह पर हम 3 लिख देंगे, लेकिन आधार हमको नहीं पता, तो आधार के लिए हम क्या करेंगे? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर करेंगे ना। तो कर्ण कितना है अपने पास? 5 है, 5 का स्क्वायर करो, और लंब कितना है? 3 है, तो 3 का स्क्वायर करो। 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर घटाएंगे तो 25 में से 9 घटेगा तो 16 बचेगा, वैल्यू 4 निकलेगा। फाइनल आंसर हम लिखेंगे 3/4। बहुत ही प्यारे तरीके से समझे होगे, उम्मीद है। 3/4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बिना समय को गवाए हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, एक आएगा, इसका आंसर 9 आएगा। 9, इस दोनों में से अगर 9 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? सेक ए स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। अब देखो एग्जामिनर क्या करते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में कर देंगे tan स्क्वायर को पहले लिख देंगे, सेक स्क्वायर को बाद में लिख देंगे, तो उस केस में आपको -9 कॉमन लेना पड़ेगा, उस केस में इसका आंसर आएगा -9, लेकिन फिलहाल अभी तो 9 ही आ रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिंदु 2, 3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। रूट के अंदर में क्या चीज करना है? रूट के अंदर में 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 3 का 9 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? √13। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी हो गया करेक्ट आंसर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो अगला क्वेश्चन, 56, आधा पार कर गए हैं अपने लोग। ये ऑफ हो गया था ना, कोई बात नहीं है, देसी आदमी है। अब नहीं उतने फर्क पड़ता कि कोई हमसे बोले कुछ हो की ब्याह से की मतलब है। पहले जो है ना ये सब धिया पुता वाला थी होता है, दिखावा होने ना, ये सब बचपना था गया। तो देख लो नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि बिंदु 2, 3 के बीच के मतलब इसकी दूरी मूल बिंदु से क्या होगी? मूल बिंदु से अगर कोई दूरी निकालना है आपको तो जस्ट रूट अंडर में दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो। 2 का स्क्वायर करो प्लस 3 का स्क्वायर करो, क्या हो जाएगा? रूट अंडर 2 का स्क्वायर किया 4, 3 का स्क्वायर 9, रूट अंडर कितना हो गया? 13। ऑप्शन कौन सा मैच करेगा? ऑप्शन नंबर बी हो गया अपना करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिना टाइम को वेस्ट किए हुए y एक्स का समीकरण है। अगर कभी भी जीवन में पूछे कोई भी y एक्स का समीकरण बताओ तो कहना x बराबर 0, x एक्स का समीकरण कहे तो कह देना y बराबर 0। मतलब उल्टा, अगर x एक्स का समीकरण पूछे तो कहना y बराबर 0, y का समीकरण पूछे तो कहना x बराबर 0। तो चलो इसमें क्या टिक मारोगे? x इक्वल टू 0 मारोगे टिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 है, तो उसके भुजा का अनुपात पूछना है। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग होता है, भुजा हमेशा उसका वर्गमूल होता है। तो अगर क्षेत्रफल हमको दे दिया मतलब उसका स्क्वायर दे दिया, अगर भुजा दिए रहता है क्षेत्रफल पूछता तो हम स्क्वायर करते, लेकिन यहाँ क्षेत्रफल दे करके भुजा पूछ रहा है तो हम वर्गमूल करेंगे। 16 का वर्गमूल 4, 81 का वर्गमूल 9। कौन सा ऑप्शन है मैच? ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन देखो, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां। देखो अब इसको समझो, क्या चीज क्या है ये क्या हुआ जी? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां। जो वृत्त है, इस वृत्त पर अगर हम बाहर के किसी बिंदु से स्पर्श रेखा खींचेंगे तो एक वो स्पर्श रेखा या तो ये खींचा सकता है
या तो एगो स्पर्श रेखा ये खिंचा सकता है। 10th क्लास में जो वृत्त चैप्टर का थ्योरम है दुइये को पढ़ना ही है। दोनों स्पर्श रेखाएं क्या होती है, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है और वो त्रिज्या पर लंब होती है, यही ना पढ़ना है वो। यहाँ पर से 90 डिग्री बनाएगा और यहाँ पर से ये भी 90 डिग्री बनाएगा, बस ये दो थ्योरम है। तो दोनों त्रिज्या, अगर वृत्त वाला क्वेश्चन पूछे, अगर स्पर्श रेखा की लंबाई के बारे में पूछे तो बराबर मार देना एकदम आंख बंद करके, ठीक है, समान पर मार देना, समान पर मार देना, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, वृत्त के केंद्र पर बड़ा कोण होता है, वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनेगा टोटल, कैसे? तो यहाँ से अगर वृत्त हमको बनाना है इस लाइन पर तो ऐसे घूम करके ऐसे पूरा आना पड़ेगा, तब ना वृत्त बनेगा, और एक चक्कर में पूरे 360 डिग्री होता है। चलो अगले क्वेश्चन पर चले क्या? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखिएगा, गोला है, जैसे ये है गोला, क्या है? ये है गोला। पहले तो वृत्त था, बीच में जो हम ऐसा वाला बना दिए तब ये हो गया गोला, और गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², ये होता है। अगर हमको अर्धगोला करना है, जैसे मान लो कि कोई गेंद है, ठीक है, सॉलिड गेंद है, एकदम मिट्टी का बना हुआ पूरा है, उसको रंगने में हमको एक कटोरा रंग लग जा रहा है। अगर उस गेंद को हम आधा आधा दो पार्ट में काट देते हैं तो क्या वही एक कटोरा गेंद रंग में वो दोनों पार्ट रंगा जाएगा? क्या नहीं रंगाएगा, क्योंकि अगर इसको हम काटेंगे तो दो जो समतल सतह होगा वो बढ़ जाएगा, प्लेन वाला भाग ना, तो उस दोनों प्लेन वाले भाग को रंगने के लिए हमको एक्स्ट्रा में रंग अलग से मंगाना पड़ेगा। और पूरा गेंद को जो अगर रंगते तो केवल हमको साइड वाले भाग को ही रंगना पड़ता, वक्र पृष्ठ को रंगना पड़ता। तो यहाँ पर एगो पृष्ठ बच जाता है जो कि वृत्ताकार है, तो वही पृष्ठ जो बढ़ गया अर्धगोला में, एगो अर्धगोला में तो साइड से तो गोला वाला भाग रहबे करेगा जो कि आधा होता है, तो आधा हुआ तो 4πr² का आधा कितना होगा? 2πr²। लेकिन उसमें जो ऊपर से प्लेन वाला वृत्ताकार भाग जोड़ाया तो उसके लिए हमको जोड़ना पड़ेगा πr²। तो ये सब आपके सर जी भी बताए होंगे स्कूल में, क्लास में, ऑफलाइन क्लासेस में। 2πr² प्लस πr² मतलब 3πr² हो जाता है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हालांकि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतने रहेगा, 2πr² ही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह है, वर्ग चिन्ह निकालना है, दोनों को जोड़ो, 2 से भाग दे दो, चाहे तुम बीच वाला लिख दो, 10 और 20 के बीच में कौन होगा? 15 होगा, ऑप्शन नंबर सी मार दो, ठीक, ठीक है। चलिए, अगर आपसे 11 और 12 का वर्ग चिन्ह पूछ दे, 11 से 12 तो क्या कहोगे? 10.5, अच्छा 11.5। अगला 63 नंबर क्वेश्चन है कि किस घटना की, मतलब किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता के खेल आप तो इतना जानते हो कि प्रायिकता का खेल कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 1 के बीच में है, वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता है, 0 से छोटा नहीं हो सकता है। तो देख लो ऐसा कौन सा है, कि ये तो आ गया माइनस वाला, 0 से छोटा नहीं होगा, माइनस में है तो ये वाला प्रायिकता नहीं हो सकता है, तो ऑप्शन डी हो गया अपना करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन अपना है tan 45 डिग्री का मान भर लेना 1। अगला क्वेश्चन है cosec 30 डिग्री का मान, sin 30 का उल्टा, sin 30 का मान 1/2 तो cosec 30 का मान 2/1, 2 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है sin 20 डिग्री प्लस सॉरी sin स्क्वायर 20 डिग्री है प्लस में sin स्क्वायर 70 डिग्री है। देखना यहाँ पर कि अगर ये 20 और 70 दोनों को जोड़ने पर 90 फुट जाए और ये दोनों सेम फंक्शन हो, तो कहीं ना कहीं इसको चेंज करेंगे तो कॉस में चेंज हो जाएगा ना, और जैसे ही कॉस में जाएगा तो 90 में 70 कट के 20 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 20 डिग्री, वैल्यू कितना आएगा? 1 आएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्य का अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या? शून्यकों का योगफल, और अल्फा प्लस बीटा जो होता है शून्यकों का योगफल, ये बराबर होता है माइनस बी बट्टा ए, सॉरी बीटा लिख दिया, माइनस बी बट्टा ए के बराबर होता है, मतलब माइनस पहले लगाओ, बी का जो मान है वो रखो, बी का मान कितना है? -5, और ए का वैल्यू क्या है? 1 है, तो रख दो, माइनस माइनस प्लस का 5 हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या आ गया था बीच में? चलो देखो 68 नंबर क्वेश्चन, रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो रेखाएं कैसी होगी? रैखिक समीकरण युग्म अगर असंगत है तो इस केस में क्या होगा? a1/a2 बराबर होगा b1/b2 और बराबर नहीं होगा c1/c2, और ये किसके लिए होता है? समांतर रेखा के लिए होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो एपी का है, समांतर श्रेणी का। क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 4 7 10 का 10वां पद निकालिए। तो यहाँ पर बताओ ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, डी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 नहीं होगा क्या? देखो ना, 3 3 जोड़ने पर अगला वाला मिल रहा है, 1 में 3 जोड़े तो 4, 4 में 3 जोड़े तो 7। हमसे पूछ रहा है 10वां पद, मतलब आपको निकालना है a10, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a प्लस 9d, यही ना होगा। तो अब a का वैल्यू रखो 1 और प्लस 9 तिया कितना हो जाएगा? 27, 27 से कितना होगा? 28, आंसर अपना हो गया 28। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बिंदु 4 5 मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु अगर कभी भी निकालना हो ना तो दोनों x वाले को जोड़ो, 2 से भाग दो, दोनों y वाले को जोड़ो, 2 से भाग दो, 6 4 10, 10 में 2 से भाग दिए 5, 5 5 10, 10 में 2 से भाग दिए 5, 5 5, ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलें, अगला क्वेश्चन देखें। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है x अक्ष से बिंदु 3 और 5 की दूरी है। अगर x अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान बता दो, y अक्ष से दूरी पूछे तो x निर्देशांक बता दो, आंसर वही होगा। देखो यहाँ पर x अक्ष से बिंदु का दूरी पूछ रहा है तो y निर्देशांक कितना है, 5 है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर कोई अगर दूरी सूत्र लगाने लगेंगे तो ये वाला हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। यहाँ देखो मूल बिंदु से नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है x अक्ष से। चलिए अगला क्वेश्चन, टाइम भी नहीं ज्यादा लेना है, अगला भी क्लास चलेगा। अगला क्वेश्चन है यदि वृत्त की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। देखो त्रिज्या को r रखेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई r स्क्वायर। अगर त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए 2r, तब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई इंटू 2r का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, 2r। ठीक है, तो ये बन जाएगा क्या चीज, 4 पाई r स्क्वायर। तो सीधा सीधा देखने के लिए मिल रहा है, पहले पाई r स्क्वायर था, 4 पाई स्क्वायर हो गया, 4 गुना नहीं हो गया, तो यहाँ पर लिख कर देंगे हम 4 गुना, सीधा बात। चलिए बढ़ते हैं अगला पर। अगले क्वेश्चन नंबर 73, घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र है √l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। याद कर लेना, क्या करोगे, याद कर लेना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे, अगला देख लो, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य है। प्रथम बात 5 विषम संख्या, 5 को विषम संख्या कौन कौन सा होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होंगे, 9 होंगे, 9 7 16 5 21, 21 3 24 1 25 हो गया। अब 5 को विषम संख्या है तो हम 5 से ना भाग देंगे, 5 25, आंसर कितना आएगा अपना, 5 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं, समझते हैं, बूझते हैं, फिर बनाएंगे। प्रायिकता ई प्लस प्रायिकता ई नहीं का मान बताना, मतलब किसी घटना के होने का नहीं होने का दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, ओवरऑल 1 आएगा। चलिए जो भी प्रायिकता जो खेल है बस वही 0 से 1 का खेल ही है, और कुछ है कहाँ इसमें। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, सबसे छोटी भाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसमें एक और स्वयं के अलावा भी किसी से भाग लग जाए। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा, 4 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 मतलब 4 से पहले कोई भी ऐसा संख्या नहीं जो दूसरे से कटेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती है, अनंत। कितनी संख्या होंगी, अनंत, अनंत, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होगा, देखो द्विघात का लिख देते हैं हम, द्विघात बहुपद का सिंपल से जानते भी होगे, क्वेश्चन बहुत सारे बनाए होंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। त्रिघात का हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और फिर प्लस में d, ऑप्शन नंबर बी। सब लेकिन प्लस में होगा, ये ध्यान रखना, माइनस किसी में नहीं घुसाना। अगला क्वेश्चन देखो, यदि क्या है क्वेश्चन में, पढ़ते हैं, यदि 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24 है तो हमें y का मान बताना है। तो ध्यान देना, यहाँ पर मेरे ख्याल से सॉल्व करना पड़ेगा, क्या 2 1 आए 2 3, हाँ सॉल्व ही करना पड़ेगा। सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, किसी एक को कैंसिल करो, देखो 2x सेम मिल रहा है ना, कैंसिल करने के लिए हम बस समीकरण को घटा लेते हैं बस। यहाँ से क्या है अपने पास 2x प्लस 3y और फिर क्या है बराबर 11। दूसरा समीकरण क्या है अपने पास, 2x माइनस का 4y और इक्वल टू माइनस 24। ठीक है, अगर समीकरण को घटाएंगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये कट गया, 3 4 कितना हो जाएगा, 7y इक्वल टू 11 24 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। 35 35 35, ओहो भाई साहब। चलिए इस दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 5, और हमसे y का ही मान पूछ रहा था, किस चीज का मान पूछ रहा है, y का। तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। -5 को टिक नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण का विवेचक d बराबर होता है किसके, बी स्क्वायर माइनस 4ac। टिक कर लीजिएगा, पढ़ते चलिएगा, बढ़ते चलिएगा। एपी का n पदों का योग Sn होता है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला पढ़े हो, n/2
2 × 2a प्लस n-1 × d ये होता है। और नहीं तो एक दूसरा फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में a और प्लस में l। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, पहला वाला ए। अगला क्वेश्चन है, सभी वृत्त होते हैं, सभी वृत्त होंगे समरूप, सभी वृत्त समरूप होंगे, काहे होंगे समरूप, काहे कि कहनो बना दो वृत्त, छोटा बनाओ बड़ा बनाओ, डिजाइन तो एक ही रहेगा, डिजाइन थोड़ी बदल जाएगा ना। तो रूप समान है, मुंह मुंह देखने में सेम ही लगेगा दोनों का। बिंदु 2 3 की एक्स अक्ष से दूरी है, हमने क्या बताया थोड़ी देर पहले क्वेश्चन में, अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछे तो y का मान बता दो, y अक्ष से दूरी पूछे तो x का मान बता दो। एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो 3 हो जाएगा y वाला मान। चलिए मूल बिंदु से एक्स वाई की दूरी बताओ, क्या हम बताए थे कि रूट के अंदर में दोनों का स्क्वायर कर दो, एक्स का स्क्वायर कर दो और फिर प्लस में वाई का स्क्वायर कर दो। कौन सा ऑप्शन मैच किया, ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा, tan a बराबर होगा, यहाँ पर देखो 90 - a वाला फॉर्मूला का यूज किया हुआ है, तो हम भी 90 - a वाला फॉर्मूला का यूज करेंगे। tan का बदल जाएगा किस में, कॉट में बदलेगा, tan का बदलेगा कॉट में, तो कॉट 90 - a हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 60 डिग्री का मान कॉस के किस मान के बराबर है। तो साइन को जैसे ही हम कॉस में ले जाना चाहेंगे तो वर्ग संबंध से भी चला जाएगा और न्यून कोण संबंध से भी चला जाएगा। तो देखिए यहाँ से हम न्यून कोण संबंध कह दिए, पूरक कोण। साइन 60 डिग्री को अगर हम 90 - के रूप में लिखना चाहेंगे तो ये कॉस में जाएगा और बन जाएगा 90 - थीटा के जगह पर कितना है 60, तो ये बन जाएगा 60 डिग्री। 90 में से 60 घटेगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे अपने पास कॉस 30 डिग्री। उम्मीद है समझ गए होंगे, ऑप्शन भी मिल गया होगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है। दुनिया जानता है कि केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, तो स्पर्श बिंदु पर एक स्पर्श बिंदु कहेंगे कि केवल ऐसे करके स्पर्श करो। अच्छा लाओ, एक जगह पर छूना है, ज्यादा जगह पर नहीं छूना है। चलिए अगला क्वेश्चन, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²। धिया पुता वाला क्वेश्चन है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, टिक कर लेना। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है, केंद्रीय प्रवृत्ति मतलब समझते हो क्या, केंद्रीय प्रवृत्ति, प्रवृत्ति मतलब होता है लक्षण, किसी किसी का लक्षण होता है खराब। यहाँ कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं, केंद्रीय प्रवृत्ति का मतलब समझते हो कि ऐसा चीज जिसमें ठीक एकदम बीच वाला चीज निकलता होगा। जैसे देख लो केंद्रीय प्रवृत्ति माध्य निकालते हैं, जैसे 1 है 2 है और 3 है, इसका माध्य निकालेंगे तो कहीं ना कहीं 2 आएगा, देख लेना। 3 2 5 1 6 होगा, 3 से भाग देंगे तो 2 आएगा, मतलब बीच वाला आएगा। ये भी केंद्रीय प्रवृत्ति का माध्य है, मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। माध्यिका निकालेंगे तो माध्यिका में क्या होता है, जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है, इसका माध्यिका निकालना तो 2 को इधर छोड़ दो 2 को इधर छोड़ दो, बीच वाला निकाल दो, इहो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, ये भी नहीं होगा। परिसर में क्या होता है, जैसे 10 और 15 का आपको परिसर निकालना है परिसर भी होता है लगभग उच्च सीमा जो निम्न सीमा बट्टा 2 होता है, तो सबसे हाईएस्ट वाला को और सबसे लोएस्ट वाला को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं, तो उसमें भी निकलता है बीच वाला, तो ये भी केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में आएगा। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होगा कौन सा, बहुलक वाला, क्योंकि हम बहुलक में क्या करते हैं, गिनते हैं कि कौन सबसे ज्यादा बार आया हुआ है, बारंबारता देखते हैं कि कौन सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। तो जीवन में कभी भी कोई पूछे कि केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा, तो कहेंगे बहुलक, क्योंकि बहुलक में कोई बीच वाला चीज नहीं निकलता, उसमें गिनती के हिसाब से निकालते हैं हम बारंबार। एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या है, असंभव घटना का प्रायिकता 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3 4 7 2 2 2 2 2, इसका बहुलक क्या होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया हुआ है, तो देख लो 3 है 1 के बार आया हुआ, 4 भी है 1 के बार आया हुआ, लेकिन 7 जो है 1 बार 2 बार 3 बार आया, तो बहुलक हो जाएगा 7। चलिए अगला क्वेश्चन ओहो हो अगला क्वेश्चन देखो, सेक ए बराबर है, सेक ए किसके बराबर होगा, चूंकि आपको पता है कि सेक का उल्टा कौन होता है, कॉस, को उल्टा करेंगे तो कॉस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश है तो सीधा बात समझो ना, चतुर्थांश है तो क्या होगा, कुछ हो सकता है कि वृत्त का चतुर्थांश मतलब वृत्त को 4 भाग में आप काट दिए तो ये जो चतुर्थांश हो गया, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr², तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr²/4, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन देख लो, सिंपल सा क्वेश्चन। यदि थ्री थीटा बराबर 90 डिग्री तो टेन थीटा का मान क्या होगा? थ्री थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री है। तो थीटा का मान अगर निकालोगे तो 90 डिग्री और बट्टा 3 नहीं होगा क्या? कटेगा तो थीटा का मान 30 डिग्री नहीं आएगा क्या? अब जो टेन थीटा निकालना है उसमें अब थीटा का मान 30 डिग्री रखिए तो टेन 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? प्यारे बच्चे 1/√3। चलिए अगला क्वेश्चन। गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? थोड़ी देर पहले तो बनाए थे, 4 पाई स्क्वायर होता है। चलो, ताश के पत्तों में से एक इक्का निकालने की प्रायिकता बताइए। ताश के पत्तों में टोटल इक्का क्या गो होता है? 4 गो। तो इक्का निकालना है, किस रंग का निकालना है वो हमसे नहीं पूछ रहा है। तो 4 गो इक्का होता है, टोटल पता क्या गो होता है? 52 गो। 13 चौका 52 कट जाएगा, मतलब 1/13। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। चलिए बस 3 क्वेश्चन बाद अपना मंजिल खत्म हो जाएगा, मतलब मंजिल पर पहुंच जाएंगे। 100 क्वेश्चन के, खत्म नहीं होगा। cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर है किसके? साइन ए के बराबर है। पूरक कोण का अनुपात जो होता है ना, वो साइन जो है वो किस में बदल जाएगा? जैसे 90 माइनस ए लगेगा ना, तो साइन बदल जाएगा किस में? कॉस में। और कॉस बदल जाएगा किस में? साइन में। टेन का बदलता है किस में? कॉट में। और कॉट बदलता है टेन में, ठीक है। और सेक बदल जाता है किस में? कॉसेक में। और कॉसेक बदल जाता है किस में? सेक में। COSEC, ठीक है। तो बस सिंपल सा चीज है। अब 2 क्वेश्चन दूर हैं अपनी मंजिल। अगला क्वेश्चन देखो, बिंदु 0y कहाँ स्थित होगा? 0, y कहाँ स्थित होगा? तो अगर किसी निर्देशांक बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है, उसमें x का मान 0 है तो समझ जाओ कि y पर होगा। अगर उसमें y का मान 0 है तो समझ जाओ कि x पर होगा। तो देखो इसमें किसका मान 0 है? x का मान 0 है, मतलब ये y x पर होगा। सिंपल सा चीज है, तो आप y x पर मार लीजिए, मार लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, 100 नंबर ओवर, पूरा ऊपर जाएगा ही नहीं। अगला सबसे लास्ट क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है? बताओ। रैखिक नाम इसका काहे पड़ा? क्योंकि इसका ग्राफ ही हमेशा सीधा रेखा बनता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया रैखिक सरल रेखा हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई, आज उम्मीद करते हैं कि जो भी 100 क्वेश्चंस का हमने ऑब्जेक्टिव सेशन बताया है, हर एक क्वेश्चन आपको बड़े ही प्यारे तरीके से समझ में आया होगा। अगर चैनल पर आया हो पहली बार, अगर हमारा सेशन लगा अच्छा देखने में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके कम से कम अपने 3-4 प्यारे मित्र को शेयर जरूर करना, ठीक है। और जो भी अपना फीडबैक हो कमेंट करके एक बार जरूर बताना। अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, खराब लगा हो, थोड़ा अच्छा लगा हो, चाहे थोड़ा खराब लगा हो, सब बताना कमेंट करके। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।